हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1731 से लेकर 1736 तक। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू। अनिका आज अपनी फुल तैयारी में थी और आज वो एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। पल पल की हर सेकंड की उसे खबर थी आज वहाँ के एरिया की, ताकि अनिका अपना नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल अच्छे से और तैयारी से उठा सके। जहाँ एक और ये सब चल रहा था, वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर बेबसी से अपने आप को कोसने लग रहा था। वो कह रहा था बंद कमरे में, मैं भी इस कैद में कैद हो गया हूँ और इस इंसान के साथ। ये कौन है? जरा इसको एक बार देख तो लो सही। खड़ा होकर डॉक्टर आराम से खड़ा हो जाता है और उसकी फेस की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन आसपास वो देख पा रहा था काफ़ी अंधेरा है और ऊपर से जो हल्की फुल्की रोशनी थी उसमें उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ पर वो इंसान कैद था, जिसकी वजह से उसे यानी कि उसकी बॉडी को क्लीन हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था। काफ़ी डस्ट उसके फेस पर लगा हुआ था और लंबे समय से बीमार होने की वजह से उसके फेस पर अलग से जो ग्लो होता है, लेकिन वो ग्लो की जगह उस पर मुरझाया हुआ उसका चेहरा लग रहा था। डॉक्टर समझ पा रहा था उसकी कंडीशन देखे कि लगभग कई मंथ से ये इंसान यहीं पर कैद है और यहीं पर बीमार है। डॉक्टर ने आराम से खड़ा होता है और उसकी पल्स वगैरह चेक करने लग जाता है। तभी जो उस रूम में जो दो औरतें थी, यानी कि जो मासा की डॉक्टर थी, वो आती हैं और डॉक्टर को कहती है, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हें वहाँ बैठने के लिए बोला गया था उस चेयर पे। तुम्हें ये इजाज़त किसने दी कि तुम इसके पास आके खड़े हो जाओ? तभी डॉक्टर अपनी बात को संभालते हुए कहता है कि दरअसल बात ऐसी है कि मैं इसकी बॉडी को एग्जाम कर रहा था, कहीं बॉडी पर दोबारा से बुखार है तो नहीं है, या इसकी बॉडी का टेम्परेचर घटा है या फिर बढ़ा है या फिर वैसा ही है। तभी वो औरतें डॉक्टर की बातें समझ चुकी थी और आराम से जाकर जो काम कर रही थी, यानी कुछ मेडिसिन वो बना रही थी, वो बनाने का दोबारा से काम स्टार्ट कर देती है और जाते हुए डॉक्टर को बोलती हैं, तुम जल्दी से ये चेक करके वापस अपनी जगह पर भेज जाओ, क्योंकि दोबारा से लच्छो मासा आएंगी तो हमें किसी बात का या दोष मत देना कि हमने तुम्हें समझाया नहीं था। तभी डॉक्टर उन औरतों से पूछने लग जाता है कि तुम बता सकते हो ये जगह कौन सी है? तभी एक औरत हंसकर कहती है, तुमने कितनी बेवकूफ़ी वाली बात की है, तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है? तभी वो डॉक्टर कहता है, नहीं, मेरी आंखें बंधी हुई थी, मुझे नहीं पता मैं किस जगह पर हूँ और कहाँ पर हूँ और ये जगह को हम किस कंट्री में हैं या कहाँ पर है। तभी दूसरी औरत कहती है, तो तभी तो तुम्हें नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? तभी डॉक्टर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी ऐसे कैद करके लेके आया गया था? तभी उन दोनों औरतों ने नाम में सिर हिला दिया। फिर आगे कहता है, फिर तुम यहाँ इस बंद कमरे में क्या कर रही हो और क्यों आई? तभी दूसरी औरत डॉक्टर के पास आकर उसे चुप रहने का इशारा करती है और आराम से चेयर की तरफ हाथ करती है। तभी दूसरी औरत दहाड़ते हुए बोलती है, तुम्हें इतनी परमिशन किसने दी? हमने चंद तुम्हारी बातों का क्या आंसर दिया? तुम हमें अपना मित्र या दोस्त समझने लग गई। ऐसी भूल तो बिल्कुल मत करना। अगर हमें मौका मिले तो हम तुम्हें पल भर में तुम्हें मार सकते हैं। हमें तुम्हारी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा। अगर हमारी मासा तुम कहे कि हमें तुमको हमने जान से मारना है। तभी डॉक्टर समझ गया कि ये सब उसके प्यादे हैं, यानी कि उसके गुलाम हैं, तो इनसे हम किसी भी बात की कोई भी इच्छा नहीं कर सकता। तो इसलिए डॉक्टर आराम से उनको हाँ में सिर भर देता है और हामी भरकर वापस अपनी चेयर पर आके बैठ जाता है। फिर डॉक्टर काफ़ी देर हो जाती है, फिर उठता है, फिर कहता है कि मुझे पानी पीना है। तभी दूसरी औरत आराम से खड़ी होती है, जो पास में एक मटका था उसमें से पानी का गिलास निकाल कर डॉक्टर के हाथ में थमा देती है। डॉक्टर को भूख और प्यास दोनों ही लगी थी, तो इसलिए बिना देखे वो एक पल भर में ही सारा पानी जब्त कर गया। डॉक्टर ने कहा,
कि मुझे एक गिलास पानी और चाहिए। तभी दूसरी औरत कहती है कि यहाँ का नियम है, एक दिन में 1 गिलास ही मिलेगा, चाहे तुम उसको 1 बार पियो या फिर 3 बार पियो या फिर 4 बार पियो, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। इसलिए हमें और पानी देने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। तुम्हारा फर्स्ट भी और लास्ट भी ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें कल ही पानी मिलेगा, तो इसलिए तुम्हें ध्यान से ही पानी पीना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कही। तभी वो औरत कहती है कि पहले तुमने मुझसे पूछा नहीं, अगर पूछते तो मैं तुम्हें ज़रूर आंसर देती। तभी दूसरी औरत कहती है, धीरे धीरे तुम्हें सारी चीज़ों का आराम से पता लग जाएगा, अगर जिंदा रहे तो। इतनी बात सुनकर दोनों औरतें आराम से एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारकर ठहाके लगाकर हंसने लग गए। फिर आराम से शांत होती है, वापस अपने काम में लग जाती है। डॉक्टर उनकी हंसी से काफ़ी घबरा गया था और वापस उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लग गया था। डॉक्टर अपने आप की बॉडी को चेक करता है। वो समझ पा रहा था कि इस सब चीज़ों को देखकर शायद मुझे ही फीवर हो गया है। जल्दी से अपने बैग में से एक मेडिसिन लेता है और जल्दी से, पानी तो नहीं था लेकिन अपने मुंह में डालकर वो ऐसे ही गटक जाता है। और कुछ टाइम बाद डॉक्टर की बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तभी वो दरवाज़ा खटखटाता है, खटखट के साथ खुलता है धड़ाम से। डॉक्टर आराम से, जो अभी चेयर पर बैठा बैठा ही सो गया था, जल्दी से उठता है और आराम से खड़ा हो जाता है। वो सामने देख पा रहा था कि एक आदमी के साथ लच्छो वहाँ पर आई है। तभी वो कहता है, आराम से खड़ा हो जाता है। लच्छो कहती है, क्या अभी इस आदमी को कोई जो फीवर था उसमें कोई सी बात का सुधार है? तभी डॉक्टर कहता है, हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। तभी लच्छो कहती है, ठीक है, अब तुम्हें मैं नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे तुम बहुत काम के लगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तब तक ये इंसान हमारे पास है, तब तक तुम भी जिंदा हो। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। डॉक्टर कहता है कि मुझे फीस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम कहो तो मैं इसका अच्छे से इलाज करके यहाँ से जा सकता हूँ, क्या नहीं? इतनी बात सुनकर लच्छो ने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी लाश जाएगी और शायद वो भी तुम्हारे घर तक ना जाए, लेकिन यहाँ से, इस एरिया से बाहर बस तुम्हारी लाश जा सकती है। ये देखकर डॉक्टर काफ़ी घबराकर, सहमकर आराम से वापस धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गया और आराम से बैठकर रोने लग गया। लच्छो उसको रोता देख काफ़ी हंसने लग जाती है और उसके पास बैठकर उसे अपनी उंगली दिखाकर कहती है, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि तुम मेरे साथ आई, और ये गलती तुम्हें जब तक जिंदा रहोगे शायद तब तक तुम्हें ये बात खोलती रहेगी, तुम्हारे तन बदन में इस बात रोंदती रहेगी। तभी लच्छो की ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर, जो आराम से रो रहा था, उसकी रोने की स्पीड काफ़ी तेज हो गई और लच्छो, जैसे जैसे डॉक्टर की रोने की आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, ऐसे ऐसे लच्छो भी हंसने लग गई और दोबारा से वापस दरवाजे को धड़ाम से बंद कर बाहर जाने लगी। तभी डॉक्टर खड़ा होता है, दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और कहने लग जाता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, आप जो भी हो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जितनी भी मेरे पास धन दौलत है मैं सब तुमको देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे अपने बच्चों, बीवी बच्चों के पास जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे जाने दो। इतनी बात कहकर डॉक्टर आराम से दरवाजे के पास बैठ कर रोने लग गया और कुछ टाइम बाद ही कब उसकी आँख लग गई खुद डॉक्टर को भी नहीं पता था। लच्छो बाहर आती है और मासा को कहती है कि जो काम उस डॉक्टर को सौंपा गया था वो उसने अपना बखूबी निभाया। तभी मासा कहती है, तो उसके साथ अब आगे क्या करना है? दमयंती की ऐसी बातें सुनकर लच्छो कहती है, करना क्या है? वो यहाँ अपने आप चलकर आया है, अपनी परमिशन से चलकर आया है, तो यहाँ से जाने की परमिशन तो हम देंगे उसको। वो अपनी परमिशन से तो अब जान भी नहीं ले सकता। ये बात सुनकर लच्छो और दमयंती ठहाके लगाकर हंसने लग गई और एक दूसरे के गले लगकर हंसने लग गए। जो यहाँ वहाँ जो काम कर रहे थे वो
वो सभी उनकी हंसी सुनकर चुप हो जाते हैं और जो जहाँ काम कर रहा था सब दोनों को देखने लग जाते हैं, सिर झुकाकर नीचे से नजरों से। तभी दोनों कहती हैं कि हम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, चाहे वो अनिका हो फिर या फिर उस अनिका की माँ जो कि अब जिंदा नहीं है। तभी इतनी बात सुनकर लच्छो कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है, क्योंकि अभी तक उसे जितनी बार बचाया गया है किसी न किसी ने उसे बचाया है, या अनिका की माँ के कुछ ऐसे स्टेप रहे हैं उसकी लाइफ में जो उसको एक आगे बढ़ने का काम करते हैं। तभी लच्छो की बात सुनकर दमयंती कहती है, अगर वो जिंदा होती तो मैं शायद उसे ढूंढ लेती, लेकिन वो जिंदा नहीं है। जैसे मैं जिंदा हूँ, मेरा किसी को तो पता है मैं जिंदा हूँ, शायद अब ज्यादा व्यक्तियों को पता है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। लेकिन उसका अभी तक थोड़ा बहुत भी क्लू मेरे सामने नहीं आया है कि स्वाति मल्होत्रा इस दुनिया में है और वो भी जीवित। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू। ऐसे ही दोनों बातें करती रहती हैं और फिर कुछ टाइम बाद लच्छो कहती है कि मुझे अब यहाँ से चलना होगा। दमयंती कहती है ठीक है, तुम्हें अपने मिशन पर पूरा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि और तुम हर चीज़ को ध्यान से बारीकी से सोच समझकर हर एक स्टेप रखो। तभी दमयंती की बात सुनकर लच्छो हामी भर देती है और वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। अभी अनिका ने जो राजलक्ष्मी को काम दिया था, राजलक्ष्मी आज वो करने वाली थी। राजलक्ष्मी के अंदर काफ़ी हेजिटेशन, काफ़ी घबराहट भी थी, जो कि क्योंकि वो उस गलियारे से दोबारा नहीं गई थी, क्योंकि बहुत पहले वो वहाँ से गई थी। तो तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे सोच कर राजलक्ष्मी आज भी परेशान हो जाती है। इसलिए राजलक्ष्मी जल्दी से जो अनिका ने उसको दिया था वो जल्दी से अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती है और जल्दी से उस गलियारे से होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि अनिका ने उसे एक कोट दिया था जिस पर काफ़ी कैमरे लगे हुए थे और एक उसे गन भी दी थी जो कि इमरजेंसी के टाइम उसे काम आ सकती थी। और ऐसे कर करके अनिका ने काफ़ी उसे टूल्स दिए थे जो कि अनिका जैसे अपने पास रखती थी ऐसे ही उसको दिए थे। तभी राजलक्ष्मी जैसे ही उस गलियारे से जाती है तो उसके पास सेम ऐसे ही दो परछाइयाँ उसका पीछा करने लग जाती है। अनिका ये सब आसानी से देख पा रही थी और वो हर बारीकी से राजलक्ष्मी को कैप्चर करके उससे अच्छे से बात कर पा रही थी। मिनी माइक के जरिए वो उसको अच्छे से उसको कंट्रोल कर पा रही थी। तो उसने कहा कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो दो औरतें हैं और एक आदमी है और ये तुम्हारे साथ जैसा जैसा करेंगे बस तुम्हें वैसा वैसा ही इन्हें करने देना होगा। तभी राजलक्ष्मी हाँ भर देती है और वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। तभी एक औरत आती है और उस सन्नाटे के साथ उसके कंधे पर हाथ रखती है और राजलक्ष्मी पीछे की तरफ मुड़ती है। तभी दूसरी औरत ने उसके सिर पर वार करती है और हल्का सा तो वो बेहोश हो जाती है। फिर उस आदमी और उन दो औरतें उस राजलक्ष्मी को लेकर एक अंधेरे गलियारे से होते हुए एक गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। अनिका भी उनका पीछा करते करते आराम से वहां तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि अनिका ने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और रात के समय में अनिका प्रॉपर दिखाई नहीं देख पा रही थी, मतलब अनिका को नहीं देख पा रहा था अभी तक कोई, क्योंकि अनिका जल्दी से पेड़ के छाल को आराम से पकड़ के लिपट के उसके खड़ी हो जाती। जहां अनिका ये सब कर रही थी वहीं रोहित मारवा ने भी आज पूरी फुल ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी, बिल्कुल अनिका की तरह। रोहित मारवा भी अनिका के दूसरी तरफ से अनिका जैसे जैसे हरकत करके जैसे जैसे उस चीज को फॉलो करके आगे की तरफ बढ़ रही थी, रोहित मारवा अनिका को फॉलो करके उसके पीछे बढ़ रहा था। जैसे ही जब अनिका की गाड़ी वहां से गई थी तो अनिका ने अपनी खिड़की खोल रखी थी। रोहित मारवा ने, जो हमारी बी होती है, बी के पैरों में, मधुमक्खी के पैरों में एक छोटा सा मिनी कैमरा डिवाइस था जो कि एक मधुमक्खी का ही काम था।
मधुमक्खी के अंदर उसने वो डिवाइस लगा रखा था और जल्दी से अनिका के कपड़ों के ऊपर उसको छोड़ दिया था। अनिका जैसे जैसे जो भी बातें राजलक्ष्मी के साथ अनिका ने अभी तक की थी सब रोहित मारवा भी सुन पा रहा था। काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा और एक दूसरे को फॉलो करते हुए कुछ टाइम बाद ही राजलक्ष्मी को उस कमरे की तरफ ले जाया गया जहाँ पर काफ़ी दिन पहले एक लड़की को लेकर आया गया था, जिसके अंधेरे में अनिका ने सब चीज़ें उसको देखी थी। अनिका ने अपने प्रतिबिंब के जरिए जल्दी से उस गलियारे से होते हुए पता नहीं आगे की तरफ उस गुफा में काफ़ी 3-4 रास्ते थे। तो अनिका जब तक वहाँ तक पहुँचती उससे पहले ही उसे एक गलियारे से होते हुए गुफा से होते हुए एक कमरे की तरफ ले जाया गया। अनिका ने खुद उस कमरे में अंदर अपने आप को पाया था, लेकिन अनिका नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस गलियारे से होकर आगे की तरफ बढ़ूं। तभी अनिका ने नीचे की तरफ देखा और काफ़ी परेशान थी, लेकिन इधर उधर सोचने की कोशिश कर रही थी कि अपनी आंखें बंद करके कि मैं किस तरफ जाऊं। लेकिन अभी राजलक्ष्मी का दिमाग था कि शांत था, लेकिन उन औरतों को अनिका नहीं जानती थी, नहीं उनको महसूस कर पा रही थी, नहीं उनको छुआ था, तो इसलिए उनको नहीं सुन और समझ पा रही थी। इसलिए अनिका अपने मन की सोच कर वो अनिका का दिल कहा कि वो आगे से चौथे की जो दरवाज़ा बना हुआ था उसकी तरफ बढ़ जाए, लेकिन अनिका उसकी तरफ दरवाजे की गेट की तरफ बढ़ी और उसने एक पैर ही रखा था। पर पता नहीं अनिका का दिल कहा कि वो आगे से तीसरे में ही जाए, ना कि फोर्थ में। इसलिए अनिका ने जल्दी से अपना पैर को पीछे किया और जो तीसरा दरवाज़ा बना हुआ था उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे अनिका कदम बढ़ा रही थी तो कुछ दूर खड़ा रोहित मारवा भी सब कुछ देख रहा था। वो भी बस अनिका के अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। अनिका जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ी तो रोहित मारवा भी उसके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ गया। तभी राजलक्ष्मी को कुणाल डोंगरा ने कहा कि इसे होश में लाया जाए। राजलक्ष्मी को होश में लाया गया, लेकिन आज राजलक्ष्मी के साथ जो 2 औरतें आई थी उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन आज उसके साथ एक आदमी था जो कि बाहर खड़ा होने का काम करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था, क्योंकि आज और दिनों के मुकाबले आज काफ़ी अलग बात थी। क्योंकि जिन लड़कियों को कुणाल डोंगरा यानी किसी चीज़ के बहाने वहाँ तक उस गलियारे तक लेके आता था, तब वो औरतें अंदर की तरफ आती थी, लेकिन आज जब वह वहाँ से खड़े थे तो किसी का आने जाने का वेट कर रहे थे, तो पता नहीं कहाँ से राजलक्ष्मी आ गई। क्योंकि राजलक्ष्मी को उन्होंने नहीं बुलाया था, इसलिए वो आदमी आज अंदर की तरफ था। जल्दी से कुणाल डोंगरा जब उस लड़की की तरफ आता है और देख पा रहा था कि ये और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने को आज उसने कॉलेज में देखा था। उसे बिल्कुल अनिका उसके अंदर दिखाई दे रही थी। तभी वो उस आदमी को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। उसने उस आदमी को भी वहाँ से जाने का इशारा कर दिया, वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी अनिका देख पा रही थी कि वहाँ का आसपास का जितना भी एरिया था वहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ थीं जो कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। अनिका ये देखकर हैरान थी कि बाहर से ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं। कोई इनको किसी चीज़ से बांधा भी नहीं गया कि मैं इनको ये समझूं कि इनको ज़बरदस्ती यहाँ पर पकड़ कर लेके आया गया है। तभी वो देख पा रही थी कि सभी बातों में इतनी मगन थी तो उन्हें खुद भी पता नहीं था कि उनके पीछे कोई उनकी बातें भी सुन रहा है। तभी एक औरत दूसरी लड़की से कहती है कि आज कोई नई लड़की आई है, पता नहीं हमारे हिस्से में आएगी या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद हमारे जो बॉस है उसको वो काफ़ी पसंद आई है, शायद उसके साथ वो आप ही वो काम करे जो हमें हर लड़की के साथ करने के लिए बोलता है। ये सुनकर अनिका के होश उड़ गए कि ऐसा कौन सा काम है जो ये इन लड़कियों से कराता है। तभी वो दूसरी लड़की कहती है, हम कोई गर्ल्स थोड़ी ना हैं, हम तो बॉयज़ है। अनिका अब समझ चुकी थी कि ये लड़की भले ही हैं, लेकिन इनके जो हार्मोन्स है वो बॉयज़ वाले हैं। तभी तो रिपोर्ट में वो सब नहीं आता था जो ज़्यादातर अगर
मर्द वो काम करेगा तो शायद रिपोर्ट्स में आ जाता। अगर लड़की किसी लड़की के साथ इतनी मतलब छेड़खानी करती है तो शायद वो नहीं आता। ये सब देखकर तो अनिका के होश उड़ गए, क्योंकि उसे उस लड़की का सब कुछ याद आया, क्योंकि उसके हाथों पर पैरों पर काफ़ी निशान बने हुए थे, जिसे देखकर अनिका समझ पा रही थी कि वो किसी तकलीफ से गुजरी होगी और उसकी आंखें क्यों इतनी फटी की फटी रह गई। क्योंकि अपने सामने कोई भी हो, लड़की औरत हो, सामने एक औरत को देखती है, उस लड़की को देखती है तो वो उस पर भरोसा करने लग जाती है बहुत जल्द। लेकिन उसके साथ वो काम होता है जो उसके साथ वो अपेक्षा भी नहीं करती, तो शायद हर लड़की भी वो सब सोच पाएगी या कर पाएगी या सहम पाएगी जो उन लड़कियों ने बर्दाश्त किया है। अब अनिका समझ चुकी थी कि ये भले ही गर्ल्स हो लेकिन इनके अंदर बॉयज़ के हार्मोन्स ज़्यादा हैवी हैं। तो ये सोचकर अनिका उनको पीछे से आराम से आगे की तरफ बढ़ पा रही थी। जब रोहित ने भी ये बात सुनी तो रोहित की आंखों से भी आंसू निकलने वाले थे और जल्दी से उसने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर अनिका को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि फिलहाल अनिका का एक मकसद था कि राजलक्ष्मी को कुछ नहीं होने देना है। तो रोहित भी इसलिए ही आगे बढ़ रहा, भले ही आज अनिका को पता चल जाए कि रोहित उसके साथ ही है, क्योंकि रोहित अब राजलक्ष्मी के बारे में कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करना चाहता था कि उनकी वजह से राजलक्ष्मी को कुछ हानि हो जाए। इसलिए राजलक्ष्मी ने कुणाल डोंगरा से पूछा, तुम कौन हो और मुझे जाने पहचाने क्यों लगते हो? तभी उसने कहा कि मैं एक नामी इंसान हूँ, एक परिवार का रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तभी उसने कहा कि मैंने पता नहीं तुम्हें कहाँ देखा है, इसलिए मैं तुम्हें देख रही थी बार बार। तभी उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा, लेकिन तुमने मुझे कब देखा? तुम पहली एक ऐसी लड़की मेरे सामने आई हो जिनको मैं ये बोलता था कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन वो लड़कियाँ मुझे बोलती थी कि मैंने तुम्हें आपको कभी नहीं देखा और नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन तुम हम मेरे सामने एक ऐसी लड़की हो जो मुझे मेरे सामने खड़ी होकर दावा कर रही हो कि मैंने तुम्हें देखा है, इसलिए मैं तुम्हें देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। ये सब आपस में चल ही रहा था, क्योंकि अनिका ने उसे स्पेशली ये कहा था कि उसे बातों में उलझा कर रखना, तब तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना।